Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. तो इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी 146 यानी कि संघर्ष समाधान और शांति स्थापना का जो आपका पेपर है जो कि आपका कल होने वाला है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कि पेपर में सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स में आपको कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपने पूरे आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये मेरी बीपीएससी 146 का पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में विभिन्न प्रकार के जो खतरे हैं उन पर आपको चर्चा करनी है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से खतरे हैं, ऐसी कौन कौन से जो है प्रॉब्लम्स हैं जिनका जो लेवल है हम क्या देखते हैं कि वो इंटरनेशनल हो चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में कई प्रकार के खतरे हो सकते हैं जो वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। इसमें आते हैं हमारे सैन्य खतरे। तो सैन्य संघर्षों में युद्ध, सीमाओं पर आक्रमण या क्षेत्रीय सुरक्षा उल्लंघन शामिल है। तो जो मिलिट्री थ्रेट्स रहते हैं ना आपके, जो दो देशों के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है, दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण कर देते हैं या फिर जो देश होते हैं आपस में एक दूसरे की जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उसका उल्लंघन करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सैन्य खतरे में आती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में जो खतरा है उसमें सबसे पहला आपको कौन सा बताना है, आपको बताना है सैन्य खतरे के बारे में। अब ये जो खतरे हैं ये अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, जैसे कि विश्व युद्ध के उदाहरण आप देख सकते हैं, ठीक है, या फिर 1990 का जो खाड़ी युद्ध है वह इसका उदाहरण हो सकता है। उसके बाद दूसरे होते हैं हमारे आर्थिक खतरे। आर्थिक खतरे क्या हैं? तो यह वह खतरे होते हैं जब दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार नीतियों या आर्थिक प्रतिबंधों के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है। तो जब दो या दो से अधिक जो देश हैं उनके बीच में संघर्ष होने लग जाए और उस संघर्ष के पीछे का जो कारण है वो क्या हो, या तो उनकी व्यापार नीति हो या फिर जो आर्थिक प्रतिबंध है वो उसका कारण हो, तो ये आपका आर्थिक खतरे के अंतर्गत आता है। उदाहरण स्वरूप अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध या रूस पर पश्चिम देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तीसरे स्टूडेंट्स हमारे होते हैं राजनीतिक खतरे। और ये खतरे कब उत्पन्न होते हैं? जब देशों के बीच राजनीतिक टकराव या विवाद होता है। तो जब भी दो देशों के बीच राजनीतिक टकराव हो जाता है तो वो राजनीतिक खतरे के अंतर्गत आता है। सीमा को लेकर विवाद, शासन परिवर्तन के प्रयास करना या अन्य राज्यों में हस्तक्षेप के रूप में ये हो सकता है। तो उदाहरण के रूप में सीरिया का जो गृह युद्ध है यह एक प्रकार का क्या है, पॉलिटिकल थ्रेट है। तो गृह युद्ध आपके किस में आते हैं, राजनीतिक खतरों में आते हैं। पर्यावरणीय खतरे आप सभी को पता ही हैं कि जो पर्यावरण का संकट है आज केवल एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरे विश्व की प्रॉब्लम बन चुका है। ठीक है, तो पर्यावरण संकट या प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी है ये सारे संघर्ष होते रहते हैं, जैसे कि जल संकट या वन्यजीव संरक्षण को लेकर विभिन्न देशों के बीच क्या होता है, विवाद होता है। देन आपके सांस्कृतिक और धार्मिक खतरे आते हैं। तो ये संघर्ष तब उत्पन्न होते हैं जब देशों के बीच में धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक तौर पर हम क्या देखते हैं, असहमति होती है। ठीक है, धार्मिक असहमति, सांस्कृतिक असहमति। उदाहरण के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू मुसलमान संघर्ष या मध्य पूर्व में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच जो संघर्ष है वो इसके उदाहरण आपके हो जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको मास मीडिया जो है उसके महत्व के बारे में बताना है और आपको बताना है कि किस प्रकार से ये जो मीडिया है ये संघर्षों के समाधान में एक रोल प्ले करती है। सो नाउ गाइज, मास मीडिया का संघर्ष समाधान में महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि ये समाज में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करती है मीडिया कि ये जानकारी का प्रसार करती है। विश्व भर में जानकारी फैलाने का सबसे प्रभावी जो तरीका है वह मीडिया है। मीडिया के द्वारा कहीं पर भी युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है। ये न केवल सरकारों और संगठन को जागरूक करता है बल्कि आम जनता में भी संघर्ष के बारे में जागरूकता पैदा करता है। तो जो मीडिया है वह आम जनता के अंदर क्या करते हैं, जागरूकता पैदा करते हैं। जैसे कि बीबीसी, अल जजीरा जैसी जो मीडिया कंपनी है ये वैश्विक संघर्षों पर समाचार प्रसारित करती हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रतिक्रिया भी उत्पन्न होती है। देन आपका जो नेक्स्ट होते हैं प्रेशर ग्रुप्स, देखो इंपॉर्टेंट है। जो जनता का जो दबाव है, पब्लिक प्रेशर जो है,
तो मीडिया सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर क्या करती है, दबाव बना सकती है कि वे संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजें। तो जब भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आपका यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस का काम ही यही है कि दुनिया में जो भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके बीच में यदि किसी प्रकार का संघर्ष होता है तो यूनाइटेड नेशन का रोल रहता है कि उन संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर जो है कार्य किया जाए। तो मीडिया के द्वारा जब जन प्रेरणा बढ़ती है तो सत्ता में बैठे लोग इस दबाव को महसूस करते हैं और कभी कभी संघर्षों को हल करने के लिए कदम भी उठाते हैं। उदाहरण के लिए मीडिया ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था। तो उदाहरणों के साथ जो है आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको बांग्लादेश लिबरेशन जो वॉर है उसके बारे में बताना है। फिर आपका शांति निर्माण है, तो मीडिया का एक प्रमुख कार्य शांति निर्माण होता है। यह सकारात्मक संदेशों, शांति पर आधारित कार्यक्रमों और मध्यस्थता से संबंधित पहलुओं को फैलाने में मदद करती है। ठीक है, तो क्या काम है मीडिया का, एक और हम देखते हैं, शांति का निर्माण करना। तो संघर्ष के बाद मीडिया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति पहल और पुनर्निर्माण परियोजनाओं को भी प्रोत्साहित करती है। अब कहीं पर भी संघर्ष होता है तो वहाँ का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है, वहाँ की जो भी पॉपुलेशन है उसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, फूड्स और शॉर्टेज हो जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं तो इन सबको ख़त्म करने को हम क्या कहते हैं कि पुनर्निर्माण परियोजनाएं। तो उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में अपार्थीड के बाद मीडिया ने शांति और सामूहिक समायोजन को भी बढ़ावा दिया था। फिर जो मीडिया है वो संवाद करवाता है, मीडिएशन करवाता है। तो हम देखते हैं कि जो मीडिया है वह एक प्रकार से मंच प्रदान करता है जहां विभिन्न पक्षों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ संघर्ष समाधान पर चर्चा कर सकते हैं। यह एक शांति वार्ता का आधार बन सकता है, जैसे शांति समझौते के दौरान मीडिया का रोल होता है। इसके माध्यम से विभिन्न विचारों को साझा किया जाता है जो समझौते और सहमति की दिशा में मदद भी करते हैं। तो जो मीडिया है वह क्या करता है, समझौते भी करवाता है, सहमति करवाता है, क्योंकि यह एक प्रकार का मंच है जहां पर आकर जो प्रतिनिधि और विशेषज्ञ होते हैं संघर्ष समाधान पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संघर्ष की परिभाषा का आपको परीक्षण करना है सबसे पहले कि संघर्ष की परिभाषा क्या हो सकती है। तो संघर्ष एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दो या दो से जो अधिक पक्ष होते हैं या समूह होते हैं, देश होते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ अपने लक्ष्यों या मूल्य प्रणाली के संदर्भ में असहमत होते हैं। ठीक है, यानी कि संघर्ष का जो कारण सबसे बड़ा है वह क्या है, यहाँ पर असहमति है। असहमति विभिन्न समूहों के बीच में, विभिन्न देशों के बीच में हो सकती है और इस असहमति के कारण हिंसा या प्रतिस्पर्धा भी उत्पन्न होती है। संघर्ष एक गतिशील प्रक्रिया है और यह केवल शारीरिक युद्ध तक सीमित नहीं होता, बल्कि मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी ये जो संघर्ष है ये हो सकता है। फिर हम यहाँ पर संघर्ष के प्रकारों को देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा संघर्ष का प्रकार है वह क्या है, यह सैन्य ताकत के प्रयोग के रूप में प्रकट होता है। तो संघर्ष में हम क्या देखते हैं कि सैन्य ताकत का प्रयोग किया जाता है, सैनिक लग जाते हैं, मिलिट्री आ जाती है, युद्ध होता है, युद्ध में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो उनका यूज़ करते हैं। देन राजनीतिक संघर्ष कब होता है, जब दो समूह सत्ता या शासन प्रणाली के मुद्दे पर असहमत हो। सांस्कृतिक होता है जब संस्कृतियां आपस में टकराती हैं या जो उनकी धार्मिक विचारधाराएं होती हैं उनके बीच में संघर्ष होता है। फिर आपका आर्थिक संघर्ष भी होता है। तो ये अभी हमने ऊपर भी जो संघर्ष के प्रकार हैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किए थे। तो संघर्ष का समाधान हमेशा असहमति को शांति से सुलझाने या एक समन्वयपूर्ण मार्ग निकालने के रूप में देखा जाता है। तो जब भी हमें संघर्ष का समाधान करना है तो हमें क्या करना है, शांतिपूर्ण तरीका, कुछ ना कुछ शांतिपूर्ण तरीका अपनाना है ताकि एक समन्वयपूर्ण जो मार्ग है वो निकल सके। फिर हम देखेंगे हिंसक और अहिंसक संघर्षों के बीच के अंतर को। तो हिंसक और अहिंसक संघर्षों में प्रमुख अंतर उनकी प्रकृति और समाधान के तरीके में होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो अंतर है, हमें पहले इन दोनों संघर्षों की प्रकृति को समझना होगा। तो हिंसक संघर्ष क्या है, तो यह संघर्ष की ऐसी श्रेणी है जिसमें शारीरिक हिंसा, युद्ध, आतंकवाद या अन्य प्रकार के बल का प्रयोग होता है। तो समझ में आया हिंसक संघर्ष में क्या क्या होता है, शारीरिक हिंसा, युद्ध,
आतंकवाद या अन्य प्रकार के जो बल हैं, बल का प्रयोग होता है हिंसक संघर्ष में। और इस संघर्ष में हम क्या देखते हैं कि जो जान माल है उसका भारी नुकसान होता है और यह समाज पर गहरे नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। तो समाज में हम क्या देखते हैं कि नेगेटिविटी आ जाती है इस हिंसक संघर्ष की वजह से। उदाहरण के तौर पर सीरिया का गृह युद्ध, इराक युद्ध या अफगानिस्तान का जो संघर्ष है, ये सारे के सारे आपके हिंसक संघर्ष के उदाहरण हैं। हिंसा के कारण सामाजिक ताना बाना टूट सकता है और मानवीय संकट जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे अहिंसक संघर्ष की। तो यह संघर्ष हिंसा के बिना मुख्यतः शांतिपूर्ण तरीके से किए जाते हैं। इसमें प्रदर्शन, हड़ताल, जन आंदोलन या विचारों का विरोध शामिल होता है। अहिंसक संघर्ष का लक्ष्य आमतौर पर सत्ता में परिवर्तन, समान अधिकार या अन्य सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो इनका लक्ष्य आपको समझ में आया। फिर आप इसके उदाहरण बताएंगे तो महात्मा गांधी ने जो स्वतंत्रता संग्राम चलाया इंडिया में, या दक्षिण अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला ने चलाया, तो वो सारे के सारे क्या है, अहिंसक विरोध के क्या हैं, आपके उदाहरण हैं। तो अहिंसक संघर्ष अधिक स्थायी समाधान प्रदान करते हैं। हिंसक संघर्ष में समाधान पे पहुंच नहीं पाते और हमेशा जो सामाजिक ताना बाना है वो टूट जाता है, मानवीय संकट आ जाता है और कुछ भी जो एक स्थायी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम देखते हैं कि नहीं निकल पाता। और वहीं जब हम देखते हैं अहिंसक संघर्ष को, तो ये क्या करता है, एक स्थायी समाधान जो है वो हमें प्रदान करता है और इससे समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह प्रतिरोध और हिंसा को नहीं बढ़ाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर फाइनली हम इसके मुख्य अंतर को देख लेंगे वन लाइन में, जो आप निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं। तो हिंसक संघर्षों में बल का प्रयोग होता है, जबकि अहिंसक संघर्ष में हम क्या देखते हैं, शांति, संवाद और सहमति के रास्ते अपनाए जाते हैं। हिंसक संघर्षों का परिणाम अक्सर क्या रहता है स्टूडेंट्स, विनाशकारी रहता है, जबकि जो अहिंसक संघर्ष होते हैं इनका परिणाम लंबे समय में शांति और समृद्धि में बदल सकता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वो हमारी वेबसाइट hindustannowledge.com पर अवेलेबल है। सिंपली आपको गूगल पे सर्च करने पर भी हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग इसका जो आर्टिकल है उसमें से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरे 3 PDF मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का। पार्ट 2 एंड 3 के वीडियोस भी अभी थोड़ी देर में ही आप सभी के लिए अपलोड हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपके जो आगे के एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी PDF के लिंक्स हैं और वीडियो का इन्फॉर्मेशन है, लाइव क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाती है।